ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज आपकी पुरज़ोर फरमाइश के ऊपर एक तो पहली बात है कि हम अली भाई को वापस ले आए, क्योंकि आपने कहा जी अली भाई को लाएं, किसी और को लाएं ना लाएं। दूसरा ये है कि मैंने सूट उतार के स्वेटर पहन लिया, क्योंकि फिर आप लोगों ने कहा कि सूट पहन के बैठे होते हैं हर दफ़ा। तो देखें मैं आपकी फीडबैक कितना सीरियसली लेता हूँ। अली भाई कैसे हैं आप? हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। अभी इंटरेस्टिंग होगा कि आज क्या फीडबैक आता है, कल कुछ और ना बनवा दें अजीब सा। सही बात है। बट आज हम एक बात करेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की। पर्सनली मेरा जो बैकग्राउंड है वो वैसे तो एक साइड पे डिजिटल मीडिया का है, बट मेरी जो स्पेशलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन वो डेटा एनालिटिक्स की है। और डेटा एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें काफ़ी सुनने को मिलती है। इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट डेटा। एंड हैव यू सीन कैम्ब्रिज एनालिटिका बाय द वे? वो जो the controversy that happened on Facebook, I know about it. So a lot of people I know जो कि बात करते हैं कैम्ब्रिज एनालिटिका की, वो कहते हैं कि ये देखो प्रोपेगेंडा and all of those things, and we talked about propaganda as well, but what they don't realize is कि at the heart and core of everything that happens, चाहे वो प्रोपेगेंडा हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग, हमने कुछ बोला नहीं और सडनली मुझे एड पॉप हो गया, उसके हार्ट एंड कोर के ऊपर डेटा होता है। बिल्कुल राइट। एंड चलें वो भी समवॉट अंडरस्टैंडिंग होती है, बट देन ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि डेटा तो है, बट डेटा को एक्चुअली आप सॉर्ट किस तरीके से कर रहे हैं जिस दैट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई कि कौन सा बंदा क्या खरीदेगा या कौन से बंदे को क्या चीज़ें लाइक्स होंगे, डिसलाइक्स होंगे। राइट। क्विकली मैं कैम्ब्रिज एनालिटिका को एक्सप्लेन करना चाहूँगा एंड देन आई थ्रो इट टू यू। श्योर। कैम्ब्रिज एनालिटिका में हुआ बेसिकली इफेक्टिवली क्या था कि उन्होंने पॉलिटिकल ऑब्वियसली प्रोपेगेंडा करना था फॉर ट्रम्प, राइट। और उन्होंने किया ये कि उन्होंने फेसबुक से लोगों की डिफरेंट एक्टिविटीज़ की चीज़ें निकाली। फॉर एग्जांपल व्हाट आर द लाइक्स, डिसलाइक्स, बहुत सारी चीज़ें पब्लिक होती थी। और किन पेजेस के ऊपर वो हैं, क्या चीज़ें लाइक करें, क्या डिसलाइक करें, और उसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने प्रोफाइलिंग की थी। तो उन्होंने इफेक्टिवली किया ये कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो फ्रेंड्स टीवी शो का पेज लाइक करता है और वो ये और ये मीम अकाउंट फॉलो करता है और उसका जियोग्राफी ये है और उसका एज ये है और जेंडर ये है, तो मोस्ट लाइकली वो कंजर्वेटिव होगा या मोस्ट लाइकली वो लिबरल होगा। और वो करते क्या थे कि वो उस प्रोफाइलिंग की बेसिस के ऊपर डिफरेंट वीडियो क्लिप्स शो करते थे। सो फॉर एग्जांपल अगर हिलरी क्लिंटन कहती है कि अबॉर्शन के ऊपर बात होती है, बड़ा एक कंटेंशियस उस 2016 की डिबेट में ये वो था। तो अबॉर्शन पे हिलरी क्लिंटन कहती है कि ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, लेकिन अबॉर्शन, या वो कहती है कि कुछ भी कोई भी ऐसी बात बोलती है जो कि समथिंग राइट बट, और उसका एक फॉलो अप देती है। तो वो करते क्या थे कि वो जो पहला वाला पार्ट था वो कंजर्वेटिव्स को सुनाते थे, दूसरे वाला पार्ट जो है वो लिबरल्स को सुनाते थे, बट के बाद वाला पार्ट। और उससे वो होता ये था कि लिबरल्स कहते थे कि यार ये क्या मतलब है, इसने बट क्यों बोला, और कंजर्वेटिव्स कहते थे कि हाँ देखो इसने तो बात ही ये कर दी, हालांकि बट वाज सपोज टू रीच आउट टू देम। और वो एक ही स्टेटमेंट को एट अ सिंगल टाइम वो लेफ्ट और राइट दोनों को पुश कर रहे थे। राइट। द वे दे वर एबल टू डू इट वाज नॉट बिकॉज दे हैड द डेटा कि भाई एक बंदा है जिसने आके ओपनली बता दिया कि उसके क्या व्यूज़ हैं, बट बेस्ड ऑन डेटा पॉइंट्स जिससे उन्होंने प्रोफाइलिंग करके रखी हुई थी। और वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बता पा रहे थे कि मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम समवन जो कि LGBTQ को सपोर्ट करता है फॉर एग्जांपल, तो वो ये नहीं है कि आई हैव टू ओपनली से इट, बट बेस्ड ऑन मैं किन किन चीज़ों को लाइक कर रहा हूँ, किन किन चीज़ों को डिसलाइक कर रहा हूँ। हाँ, और वो हो सकता है वो ग्रुप्स भी LGBTQ वाले ना हो, लेकिन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यार जिस बंदे ने उस तरह ग्रुप लाइक किया हुआ है वो और उसके अलावा इस तरह की चीज़ों को लाइक करता है, लाइक वो कौन सा मिल्क शेक कौन सा पीता है, वो कौन सी फिल्में देखता है, और उसकी बेसिस के ऊपर अगर वो इस तरह का है तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि मैं भी इस तरह का हो सकता हूँ। एंड दैट्स इफेक्टिवली प्रोफाइलिंग, जो कि मार्केटिंग में इस्तेमाल होती है, जो कि बहुत सारे एरियाज में इस्तेमाल होती है। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होती है। सो Okay, so just before I move to that, मुझे इससे याद आया जो लिबरल और कंजर्वेटिव वाली बात की, there is this thing called the satire paradox, कि आमतौर पे जब satire किया जाता है, satire का क्या मकसद होता है कि you're making fun of something while pretending to be it. Right. वो स्टीवन कोलबर्ग का एक पुराने ज़माने में शो होता था where he pretended to be a right wing commentator, और वो लेफ्ट विंग लोगों को बुलाता था और उनकी बेइज्जती करता था. Right. Now he was being a stereotypical right wing sort of a guy. But they did some really interesting research on it, and they found that उन्होंने जब conservatives को, not right wing, sorry, conservatives को जब उन्होंने स्टीवन कोलबर्ग की वो पैरोडी दिखाई, जिसमें वो satire कर रहा है, they loved how he was blasting people and they thought he was actually standing up for what they believed in. Yeah. और जब उन्होंने liberals को दिखाई तो they said, oh, he makes such a good caricature of all of these right wing or these conservative views. तो satire and comedy भी ठीक तरह it's taken differently. What you just said कि first वाला part जो हिलरी क्लिंटन की statement है वो liberals को दिखाया जाएगा, फिर second part conservatives को.
satire में भी मतलब समझ में नहीं आती. It's just an interesting connection I just Yeah. thought of. But anyway, back to profiling. So profiling, I think हम 2020 में इस वक्त जिधर बैठे हुए हैं, profiling is very strong. मतलब the stuff that you do on your Facebook, your Instagram, it can predict a lot of behavior. मेरी फील्ड में in particular, psychology में, और मैं अगर particularly बात करूँ about criminal profiling in forensic psychology, वो भी आज बहुत sophisticated हो गया. But I do want to tell a story of where it began because it's a very interesting story about profiling. So 1940s के अंदर bombs started going off in New York, and there was this one guy who was making bombs all across New York, public places में रखता था. Barely, I don't think anyone died. एक bomb से शायद 4 or 5 लोग injured हुए थे over a period of 16 years of him bombing different places. और ये random bombings हैं. हाँ, mostly public places. शुरू हुआ था एक जगह पे, एक particular industry में, I don't remember इस industry का नाम क्या था, but it didn't really get a lot of notoriety, so then he started placing it in public places. और हमेशा साथ एक letter होता था जिसके end पे FP लिखा होता था. अच्छा. बाद में पता चला it meant fair play. Right. खैर, अब the police was in a lot of trouble because this guy was bombing everywhere. He'd been bombing for 10, 11, 12, 13 years, or they just simply couldn't find out who it was. So there was this one detective who had a friend who was a psychiatrist, and the psychiatrist's name was James Brussel. अच्छा. Ab jo James Brussel hai, he had invented a technique that today is called criminal profiling. He actually called it reverse psychology. So by the way, that's where reverse psychology. Really? So that's जो आजकल हम use करते हैं reverse psychology, वो वहाँ से आई ये term. मतलब it's not what he called reverse psychology, but हाँ, reverse psychology term वहाँ से आई थी. That he's the one who coined that term. Interesting. But he referred to criminal profiling as reverse psychology. I'm reverse profiling someone based on the crimes that they've committed. Right. So he famously profiled इसको mad bomber कहते थे. This guy who was placing bombs everywhere in New York. He famously profiled him, saying that he's paranoid schizophrenic in the way it was understood at the time. He said that he's of Eastern European descent. He said that he'd be living somewhere in Connecticut. He said that he would be very antisocial. उसने age range भी बताई, and मतलब very to the point sort of a analysis and profile. And उसने एक और चीज़ add की towards the end of his profile. He said when he's caught, he'll be wearing a double-breasted jacket. अच्छा. Just imagine how That's so random. that's I mean you'd imagine that's so random, but it wasn't. So then what happened was he shared this with the police, this profile. Police अपने पास रखना चाहती थी. He said no, make it public. अच्छा. They made it public, and the mad bomber started corresponding with some people in the news industry. Eventually investigation आगे गई. They eventually found out that the mad bomber is a man named George Metesky अच्छा. in Connecticut, अच्छा. in the same age range. Later diagnosed as a paranoid schizophrenic from Eastern European descent, particularly Lithuanian. And when they go to pick him up from his house and the police goes, he opens the door, and initially he's in his pajamas, and he says, "Oh, I know why you're here. You think I'm the mad bomber." And वो से बातचीत करना शुरू की उन्होंने. Then they say, "We need to take you to the police station, so dress up." He comes out. What's he wearing? Interesting. He comes out and he's wearing a double-breasted waistcoat. I mean, a double-breasted jacket. And the police was shocked कि जो James Brussel है, उसने इतनी accurate analysis कैसे किया from age to what he would wear, his descent, his location, everything. And this was absolutely shocking for everyone at the time. मतलब this guy James Brussel जिसने किया था, he has folklore status in the field of forensic psychology, criminal profiling. किसी को पता नहीं है कि उसने प्रोफाइल बनाई कैसे थी? No, I mean he had his technique. He wrote a book about it. अच्छा, he wrote a book about it. So उसमें we have an understanding of कि इधर तक पहुंचा. Absolutely. And अब तो वो चीज़ और भी ज़्यादा sophisticated हो गई है. And with data we understand it even better. But point being, there was this guy. There was another man named Walter Langer. He was also a psychiatrist. उसने I think CIA से पहले जो OSS होता था मेरे ख्याल से उसके लिए भी काम किया था. He profiled Hitler,
and he actually famously predicted that if Hitler started to lose the war, he would take his own life. अच्छा. So the point being that profiling is something जिसका मेरी फील्ड के साथ बहुत पुराना लिंक है. हमने लास्ट टाइम जो प्रोपेगेंडा की बात की थी, तो वी स्पोक अबाउट हाउ एडवर्ड Bernays also profile a particular sort of want, a particular sort of unconscious desire, and then design an entire campaign to sell cigarettes around it. Right. So profiling has probably been happening for a very long time. In the form that we understand it now, it's been happening for maybe, I would say, less than 50-60 years. And in the past 20 years, और भी ज़्यादा sophisticated हो गया. अब मैं एक interesting parallel draw करूँगा. I think कि the way that profiling is done for marketing purposes is not too far off from the way profiling is done in order to understand crimes. Right. खास तौर पे with social media today. Have you seen that Black Mirror episode where this man kidnaps an employee of some organization? उन्होंने जो have you seen Black Mirror वैसे? Yeah, I have. So there's this episode where they have a social media guy like Mark Zuckerberg. He's played by Topher Grace, and yeah, वो योगा शोगा कर रहा होता है. Exactly. हाँ, बिल्कुल याद आ So गया. उसके अंदर क्या होता है कि when he kidnaps the kid, I think he kidnaps some 16-17-year-old or some young employee or something like that, and then he demands to speak to the CEO of that social media group, and social media वाले कांटेक्ट में होते हैं पुलिस के साथ, एंड पुलिस वाले हैरान हो रहे होते हैं कि हाउ आर दे गेटिंग सच एन एक्यूरेट प्रोफाइल ऑफ दिस गाय, बिकॉज दे आर ओपनिंग अप हिज एंटायर प्रोफाइल इन फ्रंट ऑफ देमसेल्व्स. ये इसकी एज है, ये हुआ है, दिस इज व्हेन ही स्टॉप्ड यूजिंग सोशल मीडिया, दिस इज व्हाट हैपेंड, connecting it with news articles. I think that was one Black Mirror episode that wasn't looking into the future. That was in the now. Yeah, 100%. And that's the scary bit. That happens right now. You know, I think at this point social media has so much more control over who you are, what you do, what you like, what you don't. Yeah. Okay, even criminal profilers can't go that far with, maybe unless they had that sort of data, they could use it even better. Yeah, but if that's the point, like if they had that sort of data, right? With social media, the amount of data that everyone's giving them, and you know, again, minute to minute data है ना. और मज़ेदार बात ये कि अब डेटा आपस में शेयर भी हो रहा है. चलो फेसबुक के पास अपना डेटा है, लेकिन फेसबुक गूगल से भी ख़रीद रहा है कि अब आप पढ़ क्या रहे हो, आप जाके दे रहे हो, आप सर्च टर्म्स आपकी क्या हैं, और वो ऑटोमेटिकली आपको वो करना शुरू कर देता है कि लाइक आप एक चीज़ गूगल पे सर्च करते हो एंड देन फेसबुक स्टार्ट्स शोइंग यू. मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आई रिमेंबर मैं आई एम हैविंग अ बेबी, राइट? सो वो थोड़े माशाल्लाह. तो वो जो है वो उसके अंदर मैं गूगल को सर्च कर रहा था. जाहिर एक नई चीज़ है, एक्सपीरियंस है, तो मैंने कुछ सर्च किया. एक दो दफ़ा मैंने सर्च किया मेरे इंस्टाग्राम की बेबी प्रोडक्ट्स. अच्छा, बेबी प्रोडक्ट इज़ वन थिंग, सो दैट्स दैट आई फील लाइक इज स्टिल समथिंग जो कि चलो मार्केटिंग में होता है. मेरे इंस्टाग्राम पे एक्सप्लोर पेज पे मुझे बेबी रिलेटेड पेजेस आना शुरू हो गए, एंड दैट्स द लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन वेयर दे जस्ट लाइक ओके फाइन, लाइक वी नो व्हाट वी कैन सेल दिस गाय, बट वी आल्सो नो कि ये अब इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड होना शुरू हो जाएगा, तो लेट्स ल्योर हिम इन ऑन दैट इन दैट एरियाज एज वेल, एंड इट वर्क्स एब्सोल्युटली. लाइक यू जस्ट लाइक ओह वाओ, लाइक यू नो बच्चे के कपड़े कितने क्यूट है. अच्छा, वो बच्चे फैशन इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, तो बच्चे ये भी है, बिकॉज़ दैट्स व्हाट really is that wow. So वो बड़ी इंटरेस्टिंग वो है. बट कमिंग बैक टू द क्रिमिनल प्रोफाइलिंग एस्पेक्ट, मुझे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि पाकिस्तान में ये किस लेवल पे हो रही है? I wish I knew, because मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान में फोरेंसिक साइकाइट्री, फोरेंसिक साइकोलॉजी की फील्ड्स और क्रिमिनोलॉजी की भी फील्ड वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं है. इट्स मतलब नॉन एग्जिस्टेंस की तरफ ज़्यादा है एक्चुअली, क्योंकि कुछ सेपरेट लोग हैं, जैसे मैं हूँ, मेरा रिसर्च इंटरेस्ट है तो मैं उसमें रिसर्च कर लेता हूँ, मुख्तलिफ लोगों का रिसर्च इंटरेस्ट है वो उसमें रिसर्च कर लेता है. बट इन ऑर्डर फॉर समथिंग लाइक दिस टू बी हैपनिंग, पुलिस वाले गए थे, the police department, the New York City Police Department went to James Russell for his assistance. Right? James Russell ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था अगर उसकी पुलिस या गवर्नमेंट एजेंसीज, सिक्योरिटी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ कोई इंटरेक्शन ना होती. तो you need people in the government, people in law enforcement agencies interacting with you in the field to give you that sort of information, that sort of interaction, वरना ये फील्ड खड़ी हो ही नहीं सकती. क्योंकि मैं यहाँ पे बैठे बैठे मैंने क्राइम के बारे में पढ़ लिया, आई डोंट हैव एनी रिसोर्सेज कि मैं बैठ के बस प्रोफाइल बना लूँ. ऑब्वियसली यू नो आई नीड अ लॉट मोर देन जस्ट दैट. जो ऑन ग्राउंड जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें जो डेटा कैप्चर हो रहा है, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू इफेक्टिवली, राइट? एग्जैक्टली. आई फील लाइक जो फेडरल एजेंसीज हैं, जो पुलिस है स्टैंडर्ड, वो तो आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान में दे हैव द रिसोर्सेज टू बी एबल टू गो ऑन दिस लेवल.
I know police have psychologists, but from my understanding, I think that's the prison police that has psychologists for rehabilitation and stuff like that. Right, As far as I'm aware, I know that there's some intelligence agencies that have psychologists. I don't know what they do. Once again, it's intelligence, right? But to my awareness, ऐसा काम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं होता. नहीं, इसमें मुझे ना I remember there was a data set. There's this guy Zishan Usmani. He does a lot of work in data science and data analytics. So he basically उन्होंने पब्लिक किया था एक डेटा सेट अराउंड 5-6 years ago. मेरा आई वॉज ग्रेजुएटिंग एट द टाइम, तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी इसी के अराउंड था एंड वी वर वेरी इंटरेस्टेड. तो हमने उसको डेटा सेट को निकाला. व्हाट ही डिड वाज कि उन्होंने मेरे ख्याल 2001 से लेकर 2015 तक 13 तक जितने भी पाकिस्तान में बॉम्बिंग्स हुई थी, उन बॉम्बिंग्स के का एक तो ये कि कितने कहाँ पर हुई, ज्योग्राफी, फिर उसके बाद जो है वो कितना इम्पैक्ट था, कितने लोग मरे, कितने लोग इंजर हुए. बट दिस वाज बेसिक डेटा, अखबार पे बैठ के निकालना शुरू करें जाता है. द मोर इंटरेस्टिंग डेटा वाज कि एग्जैक्टली रेडियस क्या था बॉम्ब ब्लास्ट का. ठीक है, अच्छा, ये तो ज़ीशान उस्मानी साहब के पास तो था ही था. फिर मैं आई रियली गॉट इनटू इट एंड आई स्टार्टेड रीडिंग आर्टिकल्स, और वो ये भी डेटा उठा रहे थे कि जो बॉम्बिंग्स के अंदर जो होता क्या है, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि एक्चुअली जो बॉम्ब होते हैं ये होममेड बॉम्ब्स होते हैं. राइट दिस इज नॉट लाइक सोफिस्टिकेटेड. वो क्या होती है आपकी कोई मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं है. राइट, सो क्या होता है जी, प्रेशर कुकर के अंदर उन्होंने बॉल बेरिंग्स डाली हुई होंगी और उसको एक्सप्लोसिव्स के अराउंड वो कर देंगे. सो बॉल बेरिंग्स कौन सी इस्तेमाल हुई हुई हैं, प्रेशर कुकर यूज़ हुआ है तो कौन सी कंपनी का हुआ है, या कोई बॉक्स है तो किस तरह का है, रैप किस धागे से हुआ, बता दो. वो पीसेस जो उठाते हैं वो उसको जब बैठ के वो कर रहे होते हैं. एंड आई फाउंड आउट कि होता है ना कि जब वो काफ़ी दफ़ा ऐसा था कि इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेप्ट कर ली रिस्पॉन्सिबिलिटी. काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि IEDs होते हैं, रिसेंटली IED डिवाइसेस जो हैं वो एक्सप्लोड हो रही हैं, आपको पता नहीं होता किसने करवाया है, बट बहुत जल्दी विद इन द नेक्स्ट वीक आपको पता लग जाता है कि जी इस ऑर्गेनाइजेशन ने या इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया. जिम्मेदारी ले लेते हैं. जिम्मेदारी नहीं भी ली ना. अच्छा, तो पता लग जाता है. राइट. पता कैसे चलता है कि आप उठाते हो बेसिकली पास्ट हिस्ट्री का 15 साल का सारी की सारी बॉम्बिंग्स, आप देखते हो कि अच्छा ज्योग्राफी क्या है, तो आपको पता लग जाता है कि इस ज्योग्राफी के अंदर ये और ये ऑपरेट करते हैं. अच्छा, ये लोग ऑपरेट करते हैं, तो इन्होंने जिन बॉम्बिंग्स की जिम्मेदारी ली है, जनरली इनके पास जो बॉल बेरिंग्स थी वो कौन सी थी, जो ये था वो कौन था, साइज़ क्या था, और वो कर अफेक्टिवली क्या आ रहे होते हैं कि वो जो बॉम्ब मेकर है ना उसकी प्रोफाइल बना रहे होते हैं. बिल्कुल राइट. और उसकी बेसिस के ऊपर दे आर एबल टू नाउ आइडेंटिफाई कि अच्छा जी किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया, तो फिर उसका क्या पर्पस होगा करने का, तो हमें किस एरिया को टारगेट करना है. एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ दे आर एबल टू नैरो इट डाउन अ लॉट इन टर्म्स ऑफ हु व्हाट व्हाई. एंड देन यही सेम चीज़ जब अभी जो ये मोटरवे रेप केस के बंदे को इन्होंने पकड़ा है, तो ही वाज जंपिंग अराउंड हेयर एंड देयर, और इन्होंने इसी तरह इसको पकड़ा था कि इन्होंने डेटा पॉइंट्स का इस्तेमाल किया था, और पूरे पाकिस्तान में कितने गांव हैं, कितने वो हैं, थियोरेटिकली वो कहीं भी हो सकता था. लेकिन उन्होंने किया ये था कि उन्होंने इसी तरीके से बैठकर आइडेंटिफाई करके बहुत अपनी सर्च को नैरो किया, ट्रायंगुलेशन करते हैं ना बेसिकली. हाँ, तो आई फील लाइक जो आपकी फेडरल एजेंसीज हैं, जब वो एक नेशनल लेवल के ऊपर चली जाती थी, जिस तरह सॉर्ट ऑफ न्यूयॉर्क बॉम्बिंग हो गई, तो वहाँ पर वी आर डूइंग प्रोफाइलिंग, डेफिनेटली नॉट एज सोफिस्टिकेटेड एज मे बी हाउ द वेस्ट इज़ डूइंग, बट वो चीज़ हम पाकिस्तान में अब देख रहे हैं. बट मोर इम्पॉर्टेंटली आई फील लाइक कि हमारी पब्लिक को अभी तक ये कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है कि प्रोफाइलिंग, और वो वही वाली बात है कि प्रोफाइलिंग डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी नेगेटिव. आई रिमेंबर हमारी पहली एपिसोड के अंदर मैं उसकी बात कर रहा था कि किस तरीके से लोग आए और उसकी लैंग्वेज क्या थी और ये था, और लोगों ने बड़ा एकदम से आके मुझे पकड़ लिया कि व्हाई आर यू सेइंग दिस. एसेंशियली आई वाज़न्ट सेइंग कि भाई ये लोग बुरे लोग हैं या ये सही है ये गलत है, मैं सिर्फ एक एनेक्डोटल वो बता रहा था. यू आर डिस्क्राइबिंग अ प्रोफाइल. आई वाज डिस्क्राइबिंग अ प्रोफाइल. यार मैंने ये, और स्टार्ट में मैंने ये बोला, मैंने कहा कि आई वेंट ऑनलाइन एंड आई सॉ दिस, दैट्स द प्रोफाइल दैट आई सॉ. इट कुड बी राइट, इट कुड बी रॉन्ग. एंड जब मैंने उसको कहा कि ये मैंने देखा, सो मुझे बताएं कि इन योर एक्सपीरियंस क्या हो सकता है, यू टोल्ड मी समथिंग अदरवाइज. एंड वही बात है ना, इफ आई से दैट 83 दैट इफ यू आर वाचिंग मी ऑन माय पेज, so there are 83% chances that you are between the ages of 18 and 34. That's data that I have. I mean, if you could be a 50-year-old watching something that I'm posting, but like I said, 83% chances that you're not. Right? So that's a profile. और हम जब profiles, one thing I think that's very important to remember is कि जब कोई भी profile के बारे में बात करो, and particularly when you were describing a profile that day,
तो इट्स मेंट टू अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटीज, ताकि आपको समझ में आए कि एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है. इसका मतलब नहीं है कि बाकी सारी पॉसिबिलिटीज एलिमिनेट हो जाती हैं, क्योंकि मतलब you could be speaking this or speaking that and still have a certain view. And I know for a fact that you're aware of that when you say it, because what you're doing is profiling. आप marketing जब कर रहे होते हैं, तो अगर आपको पता है कि 18 to 34 year old सबसे ज़्यादा आपकी चीज़ें सुनते हैं, तो you're going to market to them. You're not going to say कि मैं हर जगह market करता हूँ. By the way, my mom has started enjoying your podcast. She loves the one with DC Islamabad. Since we're talking about age. So, and so the outliers exist. And outliers that अब ये नहीं है कि मैं कहूँगा कि यार मैं सिर्फ 18 से 24 को देख रहा हूँ, तो मैं जो है ना कोई और अगर देख रहा है तो मैं कहूँगा please stop watching. Exactly. You know, if they enjoy it, that's amazing. Yeah, so profiling has become very sophisticated, and I'm going to take this back to science. Basically, जब आपका enlightenment era हुआ 17th 18th century के आसपास, which was also called the age of reason, तो the highest form of reason that we have is science. And science is all about classification, organization, profiling, for lack of a better word, अगर हम social sciences की बात करें. The way that marketing has become sophisticated is also because of science. It has at this point become a scientific endeavor. Right. Because you can very accurately study things from here and there. Prediction आपकी काफ़ी high levels पे हो रही है. Right. So profiling, it's not possible to live in a world anymore where you're not constantly being profiled at all times. Understandably, right. It's not possible at all. चाहे वो brands कर रहे हों, चाहे वो governments कर रही हों. Exactly. You know. And governments really need to do it. Yeah. Going back to what you said earlier about the bomb, ball bearings को analyze करते हैं वो. So जो post-crime behavioral analysis होता है ना, उसका मकसद ये होता है कि आप बैठ के एक पूरा analysis करें कि अगर एक इंसान, अगर मैं murder की for example बात करूँ, where were they murdered? Where did they hit the individual? मतलब, for example, were they shot in the head? Were they shot somewhere else in the body? Were they shot multiple times? This is going to tell you a lot about the person who's shooting them, right? Yeah. 100%. They were shot multiple times with the same sort of gun. Then it's likely that this was a personal attack rather than some form of self-defense or a murder spree or even a crime of passion. Yeah. If you can see someone's bloody shoe tracks, से कोई भागा आपको नजर आ रहा है, खून से भाग रहा है, then you can also probably tell that this was an impulsive act rather than a premeditated one. Right. Point being कि जो post crime analysis है, चाहे वो terrorism हो, white collar crime हो, blue collar crime हो, violent crime, whatever, profiling has brought us to the point where we can very accurately control and predict कि एक चीज़ किस direction में जाएगी, whether that's marketing, whether that's crime or anything at all. That's honestly, whether that's pandemic control. Absolutely. You know, the level of and इसमें बड़ी मजेदार चीज़ एक ये नजर आई, पेंडेमिक के अंदर लोग बड़ा कहते थे चाइना बिग ब्रदर सिस्टम, दिस एंड दैट, ये वो. हमने पेंडेमिक में ये देखा कि the western free states where they were all about free data and privacy and whatnot. I've been noticing that too. I've been noticing that a lot more. But वो जो है ना प्रोफाइलिंग, जो चाइनीज गवर्नमेंट ने प्रोफाइलिंग की हुई थी, कंट्रोल था उनकी अपनी पब्लिक के ऊपर. दैट इज द रीजन व्हाई चाइना इज राइट नाउ द फैक्ट्रीज आर अप एंड रनिंग. एग्जैक्टली. यूरोप इज क्लोज्ड, राइट? सो व्हाट वी हैव इफेक्टिवली सीन इज, और ये आप देखिएगा कि नैरेटिव बड़ा चेंज होगा. वो जो बिग ब्रदर नैरेटिव था ना, कि अब पूरे गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड विल वांट टू हैव मोर कंट्रोल ओवर हाउ दे व्यू देयर सिटीजंस and how they control them. And there's good reason for that, because the alternate means hundreds of thousands of people dying. And similarly governance के अंदर तो ये चीज़ मुझे बड़ा fascinate करता है. बस वो branding उसकी different होती है. चाइनीज़ करें तो बड़ा बुरा होता है. पिछले दिनों चाइना ने एक सिटीजन स्कोर सिस्टम लॉन्च किया था कुछ अपने प्रोविंसेस के अंदर, जिसमें उन्होंने क्या कि अगर आप if you default on a payment or you do this or you do that, और अगर आप किसी से रूड होते हैं तो they can give you sort of like black mirror, give you ratings and इस तरह की चीज़ें. और उसकी वजह से जो है ना आप फिर अगर whether can you travel on the airline or whether you can travel by rail, और वो सारी की सारी चीज़ें आपकी अलाउ और डिसअलाउ होती हैं, और फिर उसकी वजह से आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं या आपको चीज़ें महंगी मिलती हैं. वो इफेक्टिवली कर क्या रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इट्स नॉट जस्ट योर क्रिमिनल रिकॉर्ड इज़ नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द क्राइम्स दैट यू कमिट, राइट, बट आपकी अगर मैंने इखलाक को ना मैंने ऐड कर दिया आपकी प्रोफाइलिंग के अंदर,
और उसकी बेसिस के ऊपर कि आप अगर चौराहे पे खड़े होकर किसी से बदतमीजी से बातें कर रहे हैं तो आपको एक स्कोर अप एंड डाउन होगा. You're talking about this is happening in China? इन चाइना. That's scary, man. ठीक है. इट इज effectively yes it is, but alternatively अगर मैं देखूँ ना कि हम it's scary because we're taught कि it's going to be scary. अगर मैं वेस्ट में देखूँ तो उनका क्रेडिट रेटिंग होती है. क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग होती है कि जी आपको लोन कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कितने इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, वो सारा का सारा उस चीज़ से बेस्ड होता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है. ठीक है. But I think कि ये एक larger conversation open up करता है about privacy, because मैं तो for me you're absolutely right, अगर pandemic की आप बात करें तो that is probably one of the big reasons they're up and running. But the privacy aspect of it, man, I mean just imagine कि आप इखलाक को देख के एक prediction कर रहे हैं of possibility of crime. हाँ. You're taking away a lot from that human being. It's possible that that person might feel and act in a certain way and might not go all the way to that extent. Yeah. मतलब it's a much. इसको मैं एक again उस पे वो करता हूँ. So आपने ये बोला कि you're taking away a lot from that human being. I mean, I have a privacy concern there. Right? हाँ. अच्छा ये again एक डेटा को 2 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं. मैं ज़रा कुछ पैरेलल्स ड्रॉ करना चाहूँगा. अमेरिका में आपने देखा है जब लाइट चली जाती है या सिस्टम ब्रेक हो जाता है, जब लोग प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं तो किस तरीके से दुकानें टूटती हैं, चोरियाँ होती हैं, लूटिंग होती है, तबाही मचती है. सो अमेरिका इज़ लाइक आइदर वेरी वेरी सिविलाइज्ड और वेरी वेरी अनसिविलाइज्ड. एंड आई फील लाइक अ मेजर रीज़न फॉर दैट इज़ बिकॉज द रूल ऑफ लॉ, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज सो एम्बेडेड इन देयर माइंड्स कि इवन इफ दे डोंट बिलीव समथिंग दे हैव टू मेक श्योर दे डू इट. I don't understand. If they don't believe something, this will make sure so for that example कि if they don't have, मैं जाके मार्केट में चोरी इस वजह से नहीं करता बिकॉज मुझे होता है कि यार मैं किसी और का हक कैसे मार सकता हूँ. अच्छा. ठीक है. दैट्स अ बिलीफ सिस्टम जो कि मुझे रोकेगा चोरी करने से, चाहे मुझे कैमरे देख रहे हों, चाहे लॉज एग्जिस्ट करते हों, चाहे अगर मैं एक लॉलेस जगह पे भी जाऊँ तो मैं किसी जगह पर जाकर चोरी नहीं करूँगा. मेरा इखलाक है कि मुझे ये चीज़ बता रहा है, लेकिन कोई इंसान है उसका इखलाक नहीं है. ठीक है. अब क्या वो सो देन यू हैव अ सेट ऑफ लॉज जो ये कहते हैं कि डंडे के जोर पर कि तुम्हारा इखलाक जो भी हो भाई, ये सेट ऑफ लॉज हैं एंड यू हैव टू अबाइड बाय देम. ठीक है. एंड आई लुक एट द सोसाइटीज़ लाइक द US जिनको हम बड़ा सीरियसली लेते हैं कि वाओ सच सोफिस्टिकेटेड वेल मैनर्ड सोसाइटीज़, बट आई फील लाइक अ लॉट ऑफ व्हाट दे आर डूइंग इज़ बिकॉज सिंपली बिकॉज द रूल ऑफ लॉ एंड लेस बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो अंदर से जेन्युइनली ये बिलीव करते हैं. ठीक है. नॉट सेइंग द एंटायर पॉपुलेशन, बट आई एम सेइंग कि देयर आर, ये आपको इंसिडेंट्स नज़र आते हैं जिसमें वो एक्सट्रीमली सिविलाइज सोसाइटीज़, थोड़ा सा भी सिस्टम ब्रेकडाउन होता है तो वो अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देती हैं. और यही सेम चीज़ आप देखते हैं कि पाकिस्तानीज़ जब जाते हैं लेट्स से दुबई, राइट? सो I do, yeah. And then the minute they land back in Pakistan, they're an entirely different species. So rule of law. I see the point you're making. अच्छा, ठीक. तो ये एक तो पहली चीज़ हो गई. अब मैंने इसको साइड पे रखा और मैंने कहा कि मैंने ये अज्यूम कर लिया कि यार अगर रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करेगा तो इंसान ओवरऑल बेहतर होगा, वो साइड पे हो गया. अब मैं डेटा की बात करता हूँ. फॉर सोसाइटीज़ लाइक द एशियन सोसाइटीज़ पर्टिकुलरली, वेस्ट कहता है कि यार हमें प्राइवेसी का बड़ा कंसर्न है. आई अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ऑफ व्यू. वाई? बिकॉज आई नो कि they have had they were mostly empires in this particular 5 मिलेनियम की अगर हम बात करें, पिछले 500 साल की बात करें तो वेस्ट ने बड़े बड़े एम्पायर्स बनाए. ठीक है. जीवन जर्मन्स जो है तबाह होने से पहले बहुत बड़ा एम्पायर था. पुर्तगाल हो गया, इस तरह के सारे. एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव अ हिस्ट्री जो कि एक नेशनल बिल्डिंग एक्सरसाइज के अंदर बड़ी यूज़फुल रहती है और एक प्राइड का एलिमेंट आता है, और उसकी वजह से उनके लोग अगर अखलाकियाती तौर पर अच्छे हैं और वो सारा कुछ है तो इट मेक्स सेंस. हम एशिया में आते हैं और एशिया जो है ना वो एक तो डेवस्टेट हुआ था पिछले 200-300 साल के अंदर, और मोर इम्पॉर्टेंटली वो ग़ुलाम बने हुए थे. ठीक है. किसी ना किसी वेस्टर्न जिसे कहते हैं कि एम्पायर के. सो ब्रिटिश हो गया, पुर्तगाल हो गया, स्पेनिश हो गया, इस तरह का, जिसकी वजह से अखलाकियाती तौर पे ना वो बिल्कुल ही वो हो चुके हैं, होपलेस भी हो गए थे और वो सारा का सारा हो गया था. तो अच्छा, और एक और मज़ेदार बात, फ़न फैक्ट, लोगों को ये बात पता नहीं है. लोगों को होता है कि यार मुग़ल जो थे वो अपने टाइम के ऊपर अय्याश थे, राइट? म्यूजियम्स बना रहे थे, ये कर रहे थे, वाइल वेस्ट वाज डूइंग दिस एंड दैट. मुगल्स वर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग. औरंगज़ेब हैड द मोस्ट जिसे कहते हैं ना कि इकोनॉमिकली 30% ऑफ द ग्लोबल GDP औरंगज़ेब के एम्पायर से बन रहा था. इट वाज द रिचेस्ट एम्पायर ऑफ इट्स टाइम, और द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट वर द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. सो अगर वो उस टाइम के ऊपर जाकर महल और आर्ट फॉर्म कर रहा था जिस तरह आज वेस्ट आर्ट फॉर्म की तरफ जाते, तो इट मेक्स सेंस बिकॉज द पीपल वर वेल फेड.
Right. And then the British came in and they took all of that money and 30% GDP से वो less than 1% पे पहुंच गया. So extreme poverty आई और extreme poverty की वजह से लोग जो हैं वो जाहिर है कि अखलाक से अखलाक साइड पे हो गया, सर्वाइवल आ गया. अच्छा, अब ये जो मैंने आपका पूरा बिल्ड किया है, ठीक है, व्हेन आई लुक एट चाइना फॉर एग्जांपल, व्हाट दे आर इफेक्टिवली डूइंग इज कि वो ये कह रहे हैं कि यार अगर मैं आज ये बात करता हूँ कि मैंने अखलाकियाती तौर पे अपनी सोसाइटीज़ को बिल्ड करना है कि ताकि वो छोटी छोटी चीज़ें बेसिक चीज़ें ना करें और एक सिस्टम मेरा सीमिंगली सिविलाइज्ड लगे, जो हमें कहते हैं ना लाइनों में लोग खड़े नहीं होते और ये नहीं होता, जो कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों को बहुत मसाइल होते हैं कि क्यों हमारे लोग ऐसे हैं. सो चाइना का सोल्यूशन ये है कि या तो मैं 15 जनरेशन वेट करूँ और मैं पहले अपने लोगों को अमीर करूं और अमीर करने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों को और फिर उनके बच्चों को और फिर उनके बच्चों को अखलाक सिखाएंगे एंड फाइनली जब नेशनल प्राइड और वो एजुकेशन और सारे वेरिएबल्स पूरे होंगे तो हम यस हो जाएंगे, राइट. और मैं एक नेशनल लेवल के ऊपर एक कंट्रोल मैकेनिज्म ला के रख दूँ जिसमें अखलाकियात आर डायरेक्टली टाइड विद वेदर यू आर द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियोरी के अंदर अखलाकियात डायरेक्टली टाई अप हो जाएँ. और जब वो टाई अप हो जाएं तो वेदर यू लाइक इट और नॉट यू हैव टू डू इट एंड देन योर चिल्ड्रन विल सी दैट एंड वन जनरेशन फॉरवर्ड you automatically have a society that likes to stand in line more than maybe the first generation is doing it because of the danda. The second generation now sees it, it's a better system and automatically gets better. So I feel like that's one of the reasons why. But you know, when you're talking about China and the level of control they have, then you also have to look at what they're doing with the control with the Muslims. Do you have to? Yes. अच्छा, उसके बाद मेरा बड़ा ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है. आई फील लाइक कि वी कैन एक्चुअली हैव अ कॉन्वर्जेशन ऑन दिस. अगर आप अगली पॉडकास्ट साइकोलॉजी से हट के करना चाहते हैं, मैं सुनूंगा बैठ के, क्यों नहीं. बिकॉज दिस इज अ वेरी डिटेल टॉपिक और बड़ा लोग इसके ऊपर बात करते हैं. जिंगयांग की पर्टिकुलरली बात करते हैं, बट इसी के साथ साथ सीपैक के ऊपर भी बात करते हैं कि नो अगेन वो लेवल ऑफ कंट्रोल के साथ दे आर ट्राइंग टू take over Pakistan and whatnot. So you know, I want to make a comment on what you said a little earlier before that. The British came and they took everything. I mean, if you look at overall the Muslim population and how it was thriving somewhere after the 8th century. हमारी 3 golden ages थी. एक कार्डोबा में थी in Spain, एक कायरो में थी इन इजिप्ट एंड एक बगदाद में थी. एंड उन सारी जो गोल्डन एजेस थी उनमें there were foundations of so many different sciences, from robotics to optics, everything. There were so many different scientists. मतलब कार्डोबा में अलग साइंटिस्ट थे, बगदाद में अलग थे, कायरो में अलग थे, जिन्होंने बोला था that the earth revolves around the sun, right, which was at the time a very unheard of. Yeah, it was very unheard. अभी मतलब गैलीलियो को ज़्यादातर इस चीज़ का वो दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है, but Galileo also studied a lot of great Muslim scientists जिनका काम ट्रांसलेट किया गया था after the Inquisition and after they got a lot of books from Cordoba in particular. Right. So, I mean, this is something that I think that, like, over the past 2,000 years at least, the power keeps shifting, right? Absolutely. वो pendulum की तरह हमेशा रहती है, right? It's just shifting constantly. Yeah. And these things are always going to happen. But with China and the way that it's going, मेरे ख्याल से बहुत Orwellian बनता जा रहा है. Are you aware of George Orwell's 1984? Of course. So it's becoming very Orwellian, and I often think of the thought police. And I don't know what happens, where it goes from here. But yeah, I'd love to discuss. I think we can discuss China and the Orwellian वो सारा सारा, because मेरे इसका बड़ा alternate है. I think that's going to be a good conversation. Let's do it. I'm a firm believer of the Chinese system. Interesting. So मैं ना उसमें एक और चीज़ लाऊंगा. I'm going to bring in the concept of psychopathy in it, because you know how you're saying मैं इखलाकी तौर पे ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा. So psychopath is someone जिसको कोई किसी किस्म का remorse नहीं feel होता for any action that they might do. Right. And you have to ask yourself what happens when a psychopath comes in power of that system, because it's happened in the past. Interesting. So that's what I'll be questioning you on next time. Interesting. And we're going to go in history as well a little bit. Just to see कौन psychopaths आए हैं. Absolutely. Zabardast. Ali, thank you so much for being part of the show. Thank you. And you guys, if you like this episode, please do share it with your friends. अगर आप लोग ये देख रहे हैं, प्लीज़, देखते बहुत लोग हैं, सब्सक्राइब बड़े थोड़े करते हैं, डू क्लिक द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको अगले एपिसोड के बारे में पहले से पता लग जाए. दिस वाज थॉट बिहाइंड थिंग्स. माय नेम इज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.